पारिवारिक विवादों की जब शुरुआत होती है और पत्नी बेवजह अपना घर छोड़कर चली जाती है, तो क्या ऐसी अवस्था में महिला को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है? जहां पर पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद है, मतभेद का कोई कारण नहीं है, लेकिन पत्नी को अपने पति के साथ नहीं रहना है। अगर पत्नी कोई ठोस कदम उठाती है, वो अपने ससुराल का घर छोड़कर मायके चली जाती है, तो क्या मायके से अगर वो मेंटेनेंस का केस करती है, तो क्या ऐसी अवस्था में उसे मेंटेनेंस मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कानूनी जानकारी होना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, जहां पर बात आ जाती है पारिवारिक कलेश की, जहां पर कोई अपराध कारित होता है, पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होती है, अपराध कारित होता है और वहां पर पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी अवस्था में पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। लेकिन जहां पर बात आ जाती है पत्नी की, जो बिना किसी कारण के आपके घर को उसने छोड़ दिया है, कोई रीजन नहीं है, कोई अपराध कारित नहीं हुआ है और वो अपने मायके के घर से मेंटेनेंस का केस करती है, तो क्या ऐसी अवस्था में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? एक ऐसा ही जजमेंट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए, ये फैसला आया था झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें कोर्ट की ओर से कहा गया कि पति से बिना किसी ठोस कारण के अलग रहने वाली महिला को मेंटेनेंस पाने का कोई भी अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जहां पर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के अपने पति से अलग हो जाती है, जहां पर पत्नी पति का घर छोड़कर चली जा रही है, कोई कारण नहीं है, तो वहां पर ऐसी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने सारा साक्ष्य देखे, साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई भी ठोस कारण नहीं है, बिना ठोस कारण के अगर पत्नी चली जा रही है, तो वहां पर उसे किसी भी प्रकार से भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। देखिए, जहां पर विवाह संपन्न हो जाता है, विवाह संपन्न होने के बाद कुछ कर्तव्य महिला के होते हैं और कुछ कर्तव्य पति के भी होते हैं। दोनों में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाता है, तो वहां पर दूसरे पार्टनर को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने पार्टनर से तलाक की मांग कर सके। या अगर बात करें पत्नी की, जहां पर पत्नी को पति सही तरीके से पति रख रहा है, उसका भरण पोषण कर रहा है, लेकिन पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है या पति के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती है, जहां पर कोई अपराध कारित नहीं है, और पत्नी आपका घर छोड़कर मायके चली जाती है, मायके जाने के बाद वो भरण पोषण का केस कर देती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी घटना हुई थी। इस केस में हुआ क्या कि पति और पत्नी जब उनका विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय तक तो बिल्कुल सही चल रहा था। 1 सप्ताह तक पत्नी अपने पति के घर में रही और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं अपने माता पिता के घर जाना चाहती हूँ, अपने माता पिता की देखभाल करना चाहती हूँ, विवाह के 1 सप्ताह के बाद। और पत्नी अपने पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है, ये कह के कि मैं 15 दिन में घर पर वापसी कर लूंगी, और पति भी अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आ जाता है। लेकिन पत्नी अब ससुराल वापस नहीं आना चाहती है। 1 सप्ताह तक बिल्कुल सही चला, लेकिन अचानक पत्नी ने अपने मायके में रहकर पति के ऊपर केस कर दिए, मेंटेनेंस का केस कर दिया, और ये कहा कि मेरा पति मुझसे दहेज की मांग करता है, और काफी गंभीर आरोप उसने अपने पति पर लगा दिए। पति के द्वारा बार बार कोशिश की गई कि पत्नी का घर वापसी हो जाए, लेकिन पत्नी ने आना स्वीकार नहीं किया। पत्नी को सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए था, और फिर दोनों का मामला पारिवारिक न्यायालय में गया। पारिवारिक न्यायालय में जब मामला गया, तो पारिवारिक मामले को सुनकर पारिवारिक न्यायालय ने पति को कहा कि आप अब इन्हें 15,000 रुपया मेंटेनेंस देंगे, जबकि पत्नी ने डिमांड की थी 50,000 रुपया मेंटेनेंस की। लेकिन वहां से एक आदेश पारित हुआ कि आपको अब इंटरिम मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, और जिसकी राशि 15,000 रुपया है। जब पति ने ये कहा कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाह रहा हूँ, जब पत्नी बेवजह घर छोड़कर चली जा रही है, तो वहां पर मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? और पति ने एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाली, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में जब ये मामला आया, तो वहां पर पूरे साक्ष्य देखे गए, सारी चीजें देखी गई, और उसके बाद कोर्ट की ओर से देखा गया कि पत्नी ने अपने पति पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने दहेज का आरोप लगाया था। यहाँ तक लिखा था कि पति का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर रहा है, किसी महिला के साथ ये दोस्ती पर रहते हैं, जबकि ये सारे जो आरोप थे वो बेबुनियाद थे। उसका साक्ष्य पत्नी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई, तो साफ दिखाई दिया कि पत्नी ने जो आरोप लगाया है वो झूठे लगाए हैं, और पत्नी अब अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है। जहां पर महिला बिना किसी ठोस कारण के अपने पति का घर छोड़ देती है, वहां पर ऐसी महिला को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के उपधारा
4 के अंतर्गत ये साफ तौर पर कहा गया है कि भरण पोषण का हकदार ऐसी महिला नहीं होगी जो बिना किसी कारण के अपने पति का घर को छोड़कर चली जा रही है। तो यहाँ पर जो फैसला आया वो पति के पक्ष में आया है। फिलहाल इसका जो जजमेंट है मैं अभी अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इस जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। और इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मैं निवेदन करूंगी कि इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़िए और मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं वहाँ पर जजमेंट दिए जाते हैं। तो जजमेंट की कॉपी आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपका भी केस इसी तरह से चल रहा है तो आप इस जजमेंट की कॉपी लगाइए, आपके केस में काफ़ी इसका प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसी ही आपकी परिस्थितियां हैं तो। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर पारिवारिक विवाद आप लोगों के बीच में शुरू हो गया है, जहाँ पर अभी बात बहुत मामूली सी है और अब इस मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ पर इसमें आपके माता पिता भी शामिल हैं, आपके सास ससुर भी शामिल हैं। अब अगर आप दोनों के बीच में बात बहुत छोटी है और वो बात बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ऐसी अवस्था में किसी महिला को पहले तो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए अगर बात बहुत मामूली सी है। अगर आपकी पत्नी चली भी जाती है, मान लेते हैं कि एक महिला है जिसका घर में अपने पति को लेकर मतभेद हुआ, घर वालों को लेकर मतभेद हुआ और महिला तुरंत अपना सामान लेकर मायके चली गई। अब जब मायके चली जाती है तो पति भी कुछ समय उससे बात नहीं करता है, वो ये सोच के बैठता है कि पत्नी जिस तरह से गई है उसी तरीके से घर में वापसी करे, क्योंकि मेरे द्वारा उनको नहीं निकाला गया है। अब पत्नी की ये सोच है कि मेरा पति मुझे मनाने आए। अब काफ़ी समय बीत जाता है तो पति भी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। और पत्नी अभी भी इस बात को लेकर खफा है कि काफ़ी दिनों तक पति ने मुझसे बात नहीं की, तो मैं अब क्यों बात करूँ। अब इसके बाद जब पत्नी अपने पति से बातचीत नहीं करती है तो पति उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू करता है, जहाँ पर वो रिश्तेदारों से जानकारी लेने की कोशिश करता है कि मेरी पत्नी 3 महीने से अभी नहीं आई, उसकी गलती है, वो घर छोड़ के गई है। वहाँ पर वो रिलेटिव भी जो हैं आपकी बात बनाने के बजाय और ख़राब करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ़ वो मामला दर्ज करेंगे। इस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। बात होती है, परिवारों के बीच में बात होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति का कहने का ढंग अलग होता है। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि अगर ये कुछ करेंगे तो हम इनके ऊपर केस दर्ज करेंगे, लेकिन उनका कहने का तरीका और बताने वाले का तरीका आपको वो अलग हो जाता है। और यहाँ पर पति यानी कि पुरुष वर्ग भी कहीं ना कहीं घबराहट में या गुस्से में लड़की पक्ष पे के घर जाकर हंगामा शुरू कर देता है, या उनको उनके माता पिता के द्वारा कुछ कहा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तुम हमें झूठे केसों में फंसाओगे। इस तरह से आपस में बड़े बुजुर्गों की भी कहासुनी होने लगती है और बात वो बहुत छोटी सी जो थी उसमें आपके माता पिता आ गए, रिश्तेदार आ गए, और वो रिश्तेदार आपको ये कहते हैं कि हाँ उन्होंने इस पूरे परिवार में फैला दी है ये बात, या घर के अन्य सदस्यों को भी सबको मालूम है कि आप दोनों के बीच में ये स्थिति है, लड़की ने घर छोड़ दिया है, आस पड़ोस वालों को पता चल गया है, गांव वालों को पता चल गया। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ख़राब करने के पीछे वो रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं जो आपको गलत जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप उनसे जानकारी ले रहे हैं कि लड़की क्या कर रही है, उनका अगला कदम क्या होगा, वो जानकारी आप उनसे लेते हैं, लेकिन साथ में इस तरह की गलत जानकारी भी आपके पास आ जाती है। इसलिए अगर दोनों का रिश्ता ख़राब है तो बैठिए, बात कीजिए, सामने सामने बात कीजिए, किसी को भी बीच में मत लेके आइए। जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में मैं देखती हूँ कि वो अपने मामा जी को लेके चले जाते हैं, चाचा जी को लेके चले जाते हैं, घर के अन्य परिवार के सदस्यों को लेके चले जाते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते में अगर जो दो लोग हैं, जो दो लोग जानते हैं असल में बात कहाँ से ख़राब होना शुरू हुई थी, वो दोनों ही जानते हैं, तो वो दोनों ही बेहतर तरीके से उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ पर बात आ जाती है बच्चों की, तो वहाँ पर बड़ों का होना ज़रूरी होता है, लेकिन जहाँ पर एक महिला और पुरुष है जो काफ़ी बड़े हैं, जिनकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, तो वहाँ पर वो खुद समझदार हैं, जहाँ पर वो अपनी घर गृहस्थी को आसानी से उनके द्वारा बचाव किया जा सकता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर वो दोनों बैठकर ही बात करें तो काफ़ी हद तक मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन जहाँ पर घर के रिश्तेदार
आ जाते हैं, और वो भी वो रिश्तेदार जो खुद उनके करीबी नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वो बात बिगाड़ने की बजाय और ख़राब होने लगती है, और फिर आप लोगों का मामला जो आता है वो न्यायालय तक पहुँच जाता है। और जब एक बार न्यायालय में मामला आ जाता है, तो फिर वहाँ पर कुछ बातें आपके द्वारा गलत कही जाती है, यानी कि लड़का पक्ष भी गलत करता है और लड़की पक्ष भी फिर गलत करना शुरू करती है, और मामला सुधरने की बजाय बिगड़ता ही चले जाता है, उलझता ही चले जाता है। इसलिए जब मैं क्लाइंट को सुनती हूँ, जब अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, तो वहाँ पर उनकी बातों का जो पहला सेंटेंस होता है वो यही होता है कि मैडम, पहले हम दोनों के बीच में बिल्कुल सही था, सही तरीके से हमारे परिवार में बातचीत होती थी, या नोक-झोंक जो हुई थी वो शुरुआत के समय में हुई थी, अब नहीं हुई, लेकिन अचानक मेरी पत्नी में चेंज आने लगा, या मेरे पति अपनी माँ और बहन की ज़्यादा सुन रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, अगर आपके साथ हो रही है, तो कोशिश कीजिए खुद ही मामला सॉल्व करने की। वहाँ पर अगर आप किसी और को लेके आते हैं, तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने की हो सकता है मामला। और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों की बातों पे आकर अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। बातचीत कीजिए, सामने-सामने जाइए, बातचीत कीजिए, मामला आप बहुत अच्छे से आसानी से आप सँभाल सकते हैं। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है, और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आजकल ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जहाँ पर एक महिला किसी पर झूठा आरोप लगा रही है, छेड़खानी का आरोप लगा रही है। जहाँ पर अगर एक महिला छेड़खानी का आरोप लगाती है, तो वहाँ पर तुरंत पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, और ऐसी अवस्था में गिरफ्तारी भी संभव है। अब अगर आपके ऊपर भी झूठा मामला दर्ज है, जहाँ पर महिला या कोई लड़की आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाए रखा है उसने कि आपने उसके साथ छेड़खानी की है या गाली गलौज की है, तो ऐसी अवस्था में आपके पास क्या बचाव का रास्ता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, अगर आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है, तो पहले तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी यानी कि उस महिला ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, तो वहाँ पर उस केस पर आपको सबसे पहले अपने सबूतों को इकट्ठा करना है। सबसे पहले आप जो जांच अधिकारी होता है, आईओ जो होता है, उससे मिलकर अपना पक्ष आपको रखना है। पर ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पर स्वयं नहीं जाना है, किसी वकील साहब की मदद यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी। अगर बात करें एविडेंस की, अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है और आप जाते हैं, और जिस तरह से मामला दर्ज है, महिला ने जिस तरह से एफआईआर लिखाई गई है उसके द्वारा, तो वहाँ पर कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है, तो वहाँ पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए आपको किसी वकील साहब की मदद लेनी है और अपना पक्ष उनके बीच में रखना है कि आप किस तरह से आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने वकील साहब से मिलना है। वकील साहब को कुछ आपको जानकारी देनी होगी, जैसे कि वो महिला जिसने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, छेड़खानी का आरोप लगाया है, तो क्या वो महिला पहले से आपकी परिचित है या आप उनको नहीं जानते हैं? झूठा आरोप लगाने का कारण क्या है? अगर महिला आपके ऊपर कोई आरोप लगा रही है कि आपने गाली गलौज की है, आपने छेड़खानी की है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? वो आरोप क्यों लगा रही है? ये बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। महिला आपकी परिचित है या नहीं है? महिला से क्या किसी भी प्रकार से कोई दुश्मनी है आपकी, आपके परिवार वालों की, जैसे कि किराएदार और मकान मालिक आपका रिलेशन है, और या ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई केस आपका चल रहा है, या आस पड़ोस में कोई दिक्कत है। इस तरह से क्या उसके परिवार वालों से आपकी कोई दुश्मनी है, जहाँ पर उस महिला को ये कहा जा रहा है कि आपसे दुश्मनी निकालने के लिए या आपको अन्य केसों में आप केस वापस ले लें, इसलिए आप पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, या आप पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर हम झूठा केस दर्ज करवा देंगे, छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। क्या कोई अन्य केस आपके ऊपर चल रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी उस महिला से है या महिला के परिवार वालों से है? ये सारी चीज़ें आपको आयोग के सामने रखनी पड़ेगी और एविडेंस वहाँ पर तैयार करना पड़ेगा।
विशेष तौर पर जो भी आपके पास एविडेंस है, जहाँ पर कोई घटना का वो ज़िक्र कर रही है कि आपने दिन के समय इतने बजे आपने उनके साथ छेड़खानी की है, तो वहाँ पर क्या उस दिन, उस समय, उस घटना स्थल पे आप मौजूद थे या आप कहीं और थे? ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रखनी है, या उन्होंने जो डेट और टाइम लिखाया है, वो वहाँ पर गलत लिखाया है। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। इसके बाद आपको क्या है कि आप जो ये जानकारी उनके समक्ष रखेंगे, अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस है, आप उनके सामने, यानी कि आयोग के सामने आप अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, महिला ने गलत आरोप लगाया है, झूठा आरोप लगाया है, तो आपको फिर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जांच अधिकारी के पास आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, या पर्याप्त सबूत आपके पास नहीं है, या महिला ने आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अग्रिम जमानत के लिए आवेदन देना है। एक प्रार्थना पत्र आपको न्यायालय में तुरंत लगाना है अपने वकील साहब के माध्यम से, क्योंकि ऐसी अवस्था में तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, अग्रिम जमानत के लिए आप जब आवेदन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि उसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा, जहाँ पर आप उस शपथ पत्र में ये लिखेंगे कि मेरे द्वारा जो भी एविडेंस, सबूत मैं जो कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसकी एक कॉपी मैंने आयोग को भी दी है, जांच अधिकारी को भी दी है। इन सबूतों के साथ किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इस तरह से आपको अग्रिम जमानत के साथ एक शपथ पत्र भी आप पेश कीजिएगा। फिलहाल अगर आपका मामला झूठा है, सबूत आपके पास है, जहां पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी दुश्मनी उस फैमिली से है जहां पर महिला ऐसे आरोप लगा रही है, या महिला ने कभी आपको ये धमकाया है कि मैं आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दूंगी, या उनके परिवार वालों ने कभी आपको कोई धमकी दी है, तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप सब न्यायालय में जमा कीजिए अपने वकील साहब की मदद से। साथ में आपको मैं ये बता दूं कि एक कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट कोई भी थाने में देते हैं या कोर्ट में दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपने वकील साहब को भी कोई ऐसा एविडेंस दे रहे हैं, तो उसकी एक कॉपी आपको अपने पास भी रखनी है। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये किसी भी केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।